हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम वीडियो। ये जो वीडियो है ये सेशन हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेशन। इस वीडियो में हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि सीटेट में आ चुके हैं, हम उनको कवर करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं वो डिटेल में समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, जो ऑप्शन गलत है तो फिर क्यों गलत है। क्योंकि यहाँ पर हमको क्या है कि हमको समझना है सीडीपी में जो मेन होता है वो होता है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस होंगे उनके ऑप्शंस सिमिलर लग सकते हैं, बट वहां पे एक माइन्यूट सी डिटेल होती है जो कि सही आंसर को, सही ऑप्शन को बाकी के ऑप्शन से अलग करती है। अब देखते हैं, क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जानी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। नेक्स्ट ऑप्शन अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। अब देखेंगे जो सही ऑप्शन है इसका, वो है ऑप्शन ए, धैर्य और दृढ़ता। ये ऑप्शन सही क्यों है? क्योंकि जब पढ़ाने की बात की जाती है, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वहां पर एक चीज ये होती है कि उनको आप एक बार में नहीं समझा सकते, क्योंकि चीजें उनके लिए नई होती हैं, कॉन्सेप्ट नए होते हैं। तो आप उनको एक बार में नहीं समझा सकते, एक बार में सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हो सकता है एक चीज को सिखाने के लिए जो चीज आपको बहुत ही इजी लगती हो और वो बच्चों को समझने में 4 5 6 10 बार भी लग सकते हैं। तो वहां पर क्या है, आपको धैर्य बना के रखना है, आपको पेशेंस रखना है और दृढ़ता। दृढ़ता और पेशेंस का मतलब है आपको अ, एक ये सोच के रखना है कि अगर बच्चे ने नहीं समझा है, ठीक है, तो आपको आप उसे समझाएंगे, आप उसको समझाते रहेंगे कि जब तक वो कॉन्सेप्ट समझ में ना आ जाए, मतलब कि उस कॉन्सेप्ट की जानकारी उसको ना हो पाए, तब तक आप उसको समझाएंगे। तो इसको धैर्य और दृढ़ता, ये जो ऑप्शन ए है ये सही ऑप्शन है। अब बाकी ऑप्शन गलत क्यों देखेंगे। शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं है क्योंकि शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता का मतलब ये हो गया कि एक टीचर ऐसा है जिसको अपने सब्जेक्ट में बहुत जो नॉलेज है, बहुत डीप नॉलेज है, ठीक है, शिक्षण पद्धतियों को जानता है। लेकिन जब बात आती है क्लासरूम की, जब क्लासरूम लर्निंग की बात आती है, तो वो बच्चों को पढ़ाने में असक्षम रहता है। हो सकता है कि बच्चे उसको पसंद ना करते हो, टीचर का जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उनको पसंद ना करते हो, पढ़ाने का तरीका पसंद ना आता हो। तो ऐसा हो सकता है, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता का मतलब है कि जो ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, ठीक है, जो सेमेंटिक एरर्स होती हैं वो ना हो। लेकिन क्या ये संभव है कि एक छोटा बच्चा जो कि जस्ट अभी नर्सरी क्लास में है या फिर 1 to 3rd क्लास में है वो गलतियां ना करे? ऐसा नहीं हो सकता। वो हो सकता है अगर उसको आप लिख रहे हैं, हो सकता है वो आपको आम पढ़े, हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। सेब को अनार कह सकता है वो, ठीक है। कुछ और वर्ड है जैसे गर्म को गम कह सकता है वो। तो यहाँ पर पेशेंस रखना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो भाषा है बिल्कुल मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता है, यहाँ पे अच्छी बात है कि दक्षता होनी चाहिए, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, गलतियों के बाद ही वो सीखते हैं कि चीज कौन सी गलत थी कौन सी सही है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। पढ़ाने की उत्सुकता, पढ़ाने की उत्सुकता का मतलब है कि आपको, आप में पढ़ाने की लालसा है, आप उत्सुक हैं। लेकिन क्या ये क्वालिटी सही रहेगी बच्चों के लिए? हो सकता है आप में पढ़ाने की उत्सुकता हो, लेकिन आपके पास वो टीचिंग मेथडोलॉजी ना हो, वो पढ़ाने का तरीका ना हो जिससे आप बच्चे से कनेक्ट कर पाए। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सही ऑप्शन कौन सा रहता है? ए, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को ये पसंद नहीं आता है। अब देखें क्या पसंद नहीं आता है। एक अभिभावक को पसंद नहीं आता है कि इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर है। अब यहाँ पे देखेंगे लोकतांत्रिक स्वभाव का मतलब क्या होता है। लोकतांत्रिक स्वभाव का यहाँ पे ये मतलब है जैसे कि आ, एक स्टूडेंट ये है ए और एक स्टूडेंट बी है।
हो सकता है कि ये बच्चा अपने आप से पढ़कर सीखता हो, ठीक है। हो सकता है ये बच्चा इसको बताना पड़ता हो कई बार। हो सकता है ये बच्चा ग्रुप में स्टडी करता हो और ये बच्चा अकेले स्टडी करता हो, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को अकेले पढ़ने में ज्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है, जिसको एकाग्र होने में अकेले होने में ही पढ़ पाता है, हम उसको ऐसा नहीं कि ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और जिस बच्चे को ग्रुप स्टडी ज्यादा बेटर लगती है, जो कि ग्रुप में ज्यादा सीख पाता है, तो ऐसा नहीं हम उसको अकेले पढ़ने के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज फेल हो जाती है। ये चीज ना हो इसलिए कॉन्सेप्ट आता है डेमोक्रेटिक क्लास का, डेमोक्रेटिक क्लासरूम मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए क्लास में। अब क्या हुआ कि जो अभिभावक है उनको पसंद नहीं आता है। अब देखेंगे ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। अब क्या ये जो टीचर के पढ़ाने का जो मेथोडोलॉजी है क्या वो गलत है? वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। तो क्या हम बच्चे का अनुभाग का मतलब है कि क्लासरूम बदल दें बच्चों का, बच्चे को उस टीचर से ना पढ़वा के किसी दूसरे टीचर से पढ़ाएं? तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सही है। वो ऐसा देखो, ऐसा यहाँ पे नहीं है कि वो सब बच्चों को एक ही तरह से पढ़ने पर मजबूर कर रहा है। जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ने के लिए समझने की स्वतंत्रता दे रहा है, तो ये चीज गलत नहीं है। तो ये जो ऑप्शन ये है ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है अभिभावकों को शिक्षक का विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। अब आपने क्या किया, बच्चे को स्कूल भेजा है, तो आपको एक भरोसा करना पड़ेगा कि जो टीचर है, टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा कि बच्चे की जो लर्निंग है वो सही से होगी। उसके बावजूद अगर कहीं पर आपको गलती लगती है, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कमी है, दिस कैन बी इम्प्रूव, तो वहां पर आप समस्या कीजिए, जो समस्या है उस पर चर्चा कीजिए, सॉरी चर्चा कीजिए जो समस्या है। अब जैसे जो पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो आप वहां पर इस चीज को उठा सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है तो आप वैसे भी इसको जाके बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, तो हो सकता है ये चीज रिजॉल्व हो जाए। तो ये ऑप्शन सही है। अब ऑप्शन है सी, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। क्यों निकाल लेना चाहिए? मेथोडोलॉजी तो बिल्कुल सही है, बच्चों को स्वतंत्रता मिल रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर शिक्षक से शिक्षक की शिकायत की जा रही है अभिभावक द्वारा, लेकिन यहाँ पर शिक्षक की क्या गलती है, क्या कोई कमी है? बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन जो बी है वो सही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। घटनाओं के विषय में जो चिंतन है वो प्रारंभ करता है। अब देखेंगे जो जीन त्यागी की अवस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी। सबसे पहली अवस्था आती है ये संवेदी प्रेरक अवस्था। उसके बाद कौन सी आती है? संवेदी प्रेरक के बाद कौन सी आती है बताइए? उसके बाद आती है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। उसके बाद आती है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था और उसके बाद आती है लास्ट में औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन के लिए हमें समझना होगा जो पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई थी, जो संवेदी प्रेरक अवस्था बताई थी, ये बताई थी 0 से लेकर 2 वर्ष तक, ठीक है। फिर मूल जो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था ये बताई थी 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, ठीक है। इसके बाद जो मूल संज्ञात्मक अवस्था ये बताई थी, तो उन्होंने क्या बताया कि जो संवेदी प्रेरक अवस्था है वो अवस्था रहती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये अवस्था रहती है 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। और जो तीसरी अवस्था है, जो थर्ड स्टेज है, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये रहती है 7 से लेकर 12 वर्ष तक। और लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये अवस्था रहती है 12 से लेकर 15 तक। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चिंतन प्रारंभ करता है, यहाँ पे केवल चिंतन की बात हो रही है, केवल चिंतन की बात हो रही है। तो ये जो अवस्था होती है ये 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, इस आयु में बच्चा चिंतन प्रारंभ करता है। और ये चिंतन कौन सा होता है? मूर्त चिंतन होता है। मूर्त चिंतन का मतलब ये होता है कि जो चीज सामने है, ठीक है, जो चीज सामने है और
जो जिसको वो देख सकता है, जिसको परसीव करता है, उन चीजों के बारे में उस चिंतन कर सकता है। मतलब यहाँ पे प्रारंभ की बात हो रही है, ऐसा नहीं है एडवांस केवल आ गया। यहाँ पे केवल प्रारंभ की बात होती है, चिंतन प्रारंभ करता है। वहीं अगर चिंतन के साथ में तार्किक चिंतन आ जाता, तब वो पहुंच जाता फोर्थ स्टेज में, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था। क्योंकि तार्किक चिंतन और केवल चिंतन में फर्क है। चिंतन क्या होता है कि जो चीज सामने होती है मोस्टली हम उनके बारे में चिंतन कर सकते हैं। तार्किक चिंतन का मतलब होता है कि जो आप चिंतन कर रहे हैं आप उसका भी चिंतन, मतलब यहाँ पर जो आपने परसीव किया, जो नॉलेज किया, उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि क्या ये समस्या को समाधान किया जा सकता है। तो वहां पर एक तार्किक चिंतन है, वहां पे एक लॉजिकल, यहाँ पे जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, थिंकिंग है, वो चीज काम में आती है। लेकिन थर्ड स्टेज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, मतलब जो कॉन्क्रीट स्टेज है, जो कि कॉन्क्रीट है, जो दिख सकती, जो सामने है, केवल उसी की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, साहसिक कार्यों की योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब जो गलत ऑप्शन है, हम पहले उनकी बात करते हैं। साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बात हो रही मन का मानचित्रण। मन का मानचित्रण से क्या मतलब है? यहाँ पे मन का मानचित्रण से मतलब ये है कि जो आप प्लान कर रहे हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप आप समझ रहे हैं। मतलब कि जैसे कि आपको स्कूल जाना है, ठीक है, बच्चे को स्कूल जाना है, तो क्या होता है, अब स्कूल से जब वापस घर आना है, तो अब क्या दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल से छुट्टी होगी, छुट्टी के बाद में घर आऊंगा, घर से खेलने जाऊंगा। तो एक क्या है, एक रूपरेखा बनाई बनाई जा रही है वहां पर, मतलब स्टेप्स बन रहे हैं कि क्या काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो यहाँ पर साहसिक कार्य की बात नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर साहसिक कार्य से एक पर्टिकुलर कार्य हो गया, तो यहाँ इसकी बात नहीं है। नेक्स्ट है मन का चित्र बनाने से, ये कोई ऑप्शन नहीं बनता। मन का चित्र कैसे बना सकते हैं? ठीक है। इसके बाद जो गलत ऑप्शन है वो है डी, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। समझ बढ़ाने की तकनीक से ऐसा आशा नहीं है। उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान का मतलब है कि जो चीज प्लानिंग कर रहे हैं आप, जो क्रियाएं चल रही हैं, आप उन पे उनका उनको एनालाइज कर रहे हैं, आप उन पर अनुसंधान कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है। ऑप्शन देखते हैं, महंगी और चमकदार साहित्य सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ऑप्शन डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। मतलब एक जो इसका मतलब क्वेश्चन का अर्थ बनता है वो ये होता है कि जो बच्चे हैं वो कैसे अच्छे से सीख सकते हैं, आप उस पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, महंगी और चमकदार साहित्य सामग्री का प्रयोग करना, ये ऑप्शन गलत है। क्या ऐसा हो सकता है कि सहायक सामग्री बहुत महंगी हो, चमकदार हो, तभी लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा? ये नहीं हो सकता। कई बार तो ऐसा होता है, जो लर्निंग बाय डूइंग हम जब अपनाते हैं, तो उसमें हम बच्चों को टूटे फूटे खिलौने दे देते हैं। बच्चे टूटे फूटे खिलौनों को देखते हैं, बार बार उनका अवलोकन करते हैं, तो सीखते हैं। तो ये चीज तो वहां पर फेल हो जाती है। नेक्स्ट है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, गलत है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, अगर केवल जो चीज है सरल सरल से कठिन की ओर, सरलता से कठिन की ओर, तो अगर सरल सरल चीजों पर ही फोकस रहेगा, तो जो पैटर्न है, जो नॉलेज पैटर्न है, जो स्कीमा सेट है, ठीक है, जो नॉलेज है, वो क्या आगे बढ़ पाएगी? तो वहां पर ये चीज बिल्कुल गलत हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है सी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, गलत है। आप हर बार कहानी कथन पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते। आप हर बार कहानी कथन पद्धति का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है कुछ चीजें लर्निंग बाय डूइंग से आती हैं, मतलब करके सीखने का सिद्धांत अपनाना पड़े वहां पर, तो कहानी कथन पद्धति तो फेल हो जाएगी। तो ये गलत है। नेक्स्ट है डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर लिखा है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका मतलब ये है कि जहां पर जो शिक्षण पद्धति जरूरी है आप उसको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहानी कहानी पद्धति का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा कहानी पद्धति का ही प्रयोग करना, ऐसा नहीं है। जहां पर जो चीज जरूरी है, जो चीज नेसेसरी है,
उसका ही प्रयोग करना है। तो ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थी में सृजनात्मकता का पोषण करता है? जो सृजनात्मकता होता है इसको क्रिएटिविटी कहा जाता है, जो क्रिएटिविटी स्किल्स होती है उसको कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छे शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है? अच्छा शिक्षा व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, ठीक है। शिक्षण यहाँ पर व्यवहारिक मूल्यों की बात की जा रही है। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। केवल व्यवहारिक मूल्य जो मूल्य है उनकी बात नहीं की जाती है, बात होती है सर्वांगीण विकास की, ठीक है। तो यहाँ पर केवल व्यवहारिक मूल्य से काम चल सकता है नहीं, यहाँ पे तो जो जो क्या कहते हैं जो लर्निंग है, जो बच्चों की जो लर्निंग का जो वो मोटिव होता है ये तो वहां पे फेल हो जाता है, क्योंकि हमें सर्वांगीण विकास की बात करें तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, गलत। परीक्षा में अच्छे अंकों की के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, लर्निंग इसलिए नहीं होती है कि आप केवल परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। जब बात आती है प्राइमरी लेवल पर, जब बात बच्चों की आती है तो वहां पर कोशिश ये रहती है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, बच्चों को सीखना चाहिए। ये नहीं रहता है कि बच्चों के जो एग्जाम हो उसमें बहुत अच्छा मतलब क्या करे, प्रदर्शन करे। हो सकता है चीटिंग से अच्छे नंबर आ जाए, तो क्या चीटिंग करा सकते? नहीं करा सकते। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि विद्यालय के जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। इसका मतलब यह है कि जैसे आपने बच्चे का क्या किया, बच्चे का आपने एडमिशन कराया, एडमिशन कराने का अब आप ये प्रेशर डाल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि तुम्हें तो फर्स्ट लेकर आना है, तुम्हें हर काम में आगे रहना है, तुम्हें आगे वाली सीट पर बैठना है, तुम्हें अच्छे दोस्त बनाने हैं, तुम्हारी हैंड राइटिंग साफ होनी चाहिए, तुम्हें 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या चीज है, यहाँ पर उपलब्धियों की बात हो रही है कि तुम्हें खेल में आगे रहना है, तुम्हें हर काम में आगे रहना है, हमें प्रेशराइज नहीं करना है। यहाँ पर प्रेशराइज करने वाली बात आ रही है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है, क्योंकि क्रिएटिविटी अगर बढ़ानी है तो वहां पर स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। एक एक स्वतंत्र वातावरण देना पड़ेगा जिसमें बच्चा खुद से सीख पाए, नई चीजें सीख पाए, दूसरे को देख कर सीख पाए, समझ पाए, फिर एक नई चीज बनाने की, नई नया काम करने की, नए ढंग से काम करने की जो स्किल्स है वो आए। प्रेशर में ऐसा नहीं होता है। प्रेशराइज अगर करोगे तो जो आप चाहते हो बच्चा वो करेगा, उसमें अपने आप की जो सृजनात्मकता स्किल्स होगी उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बचता है। ये ऑप्शन सही है। सही क्यों है? यहाँ पर ये लिखा है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। अंतर्जात प्रतिभाएं निहित है, जो कि बच्चे में अंतर्जात प्रतिभाएं हैं। अब हो सकता है कि किसी बच्चे को क्या है, पढ़ना ज्यादा पसंद हो, कि पुस्तक पढ़ना ज्यादा पसंद हो। किसी बच्चे को हो सकता है कि पोएम सुनाने का, पोएम याद करने का, पोएम गाने का शौक। किसी बच्चे को खेलने का शौक। तो जो प्रतिभाएं हैं, ठीक है, हो सकता है किसी बच्चे को पेपर आर्ट अच्छे से आती हो, पेपर वर्क अच्छे से आता हो, हैंडीक्राफ्ट में ज्यादा रुचि लेता हो। तो जो प्रतिभाएं हैं हमें उन पे फोकस करना है जब बात आती है क्रिएटिविटी डेवलपमेंट की। यहाँ पे क्रिएटिविटी ही तो डेवलपमेंट की जा रही है। क्रिएटिविटी तभी डेवलप हो पाएगी जब बच्चों को एक स्वतंत्र वातावरण दिया जाए कि वो जो चीज उनको पसंद है, जिस चीज में रुचि है, जिस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो चीज करने की आजादी दी है। तो ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर? ऑप्शन दिया है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था। देखो इसको हम क्रम से लगाते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये आती है संवेदी प्रेरक अवस्था, इसके बाद सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन में क्या बात हुई थी? उस क्वेश्चन में केवल चिंतन की बात की जा रही थी और किसी बात चीज की बात नहीं की जा रही थी।
तो उसमें हमने कौन सा ऑप्शन लगाया, उसमें लगाया था मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि अमूर्त संकल्पनाओं की बात होगी और तार्किक चिंतन होगा। अमूर्त संकल्पना और तार्किक चिंतन, तो ये चीज आती है जो पियाजे की स्टेज है वो 4th स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष या फिर 11 वर्ष से ऊपर स्टार्ट होती है। कुछ बुक्स में यहाँ पर 11 वर्ष लिखा होता है, कहीं की पर 11 वर्ष, तो उसको भी हमें कंसीडर करना है। अब देखो इसमें होता क्या है, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था में यह होता है कि जब रीजनिंग की जाती है, जब कोई समस्या आती है, कोई समस्या समाधान की तरफ जब बच्चे को अग्रसर किया जाता है, तो वहां पर लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, थिंकिंग आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है। मतलब ये होता है कि अगर कोई ऐसी समस्या है, जैसे कि चीज पढ़ाई जा रही है, कोई साइंस का कोई नियम पढ़ाया जा रहा है, तो जब साइंस का नियम पढ़ाया जाता है, अगर आप ले लें कि कई सारे नियम ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकली करके दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहां पर बच्चे कैसे सीखते हैं, वहां पर वो एक जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, जो लागू होता है, वो होता है अमूर्त चिंतन का। तो वहां पर अमूर्त चिंतन, क्योंकि ऐसा नहीं आप बच्चों को पढ़ाओगे, आप लाइट के बारे में पढ़ाओगे और लाइट की स्पीड बताओगे, तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइट की स्पीड आप मेजर करके दिखा दे वहां पर, ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो अमूर्त चिंतन आता है वहां पे, तार्किक चिंतन आता है। तो ये चीजें होती है जब जो 4th स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होती है पियाजे की, औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर क्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को सुगम बनाए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शन ए गलत है। गलत क्यों है? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अगर संसाधन आपके पास ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कक्षा जब शिक्षण प्रक्रिया चलती कक्षा में, तो हम हर कई सारी चीजें लेके आ जाए, कई सारी शिक्षण सामग्री ले जाए। हो सकता है कि सीमित संसाधनों में ही काम हो सकता है, ठीक है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ये ऑप्शन गलत है। अब हो सकता है कि जहां पर आप कहानी पद्धति का प्रयोग करके, कथन पद्धति का प्रयोग करके अच्छे से समझा सकते हैं, तो क्या वहां पर आप और सारी पद्धति का प्रयोग करेंगे? जब एक से वहां पर एक चीज जहां पर बेस्ट है, ठीक है, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किया जा सकता है, तो जरूरी नहीं है बाकी चीजों को अप्लाई करना, तो हम उस पर फोकस करेंगे, तो ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आवधिक परीक्षाओं, जब प्राइमरी लेवल पर बात की जाती है तो परीक्षाओं का महत्व नहीं रह जाता है, वहां पर फोकस किया जाता है लर्निंग पर, वहां पर परीक्षाओं पर इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है डी, ये सही है। ऑप्शन में देखा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है, जैसे एक बच्चा है, उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया है, ठीक है, अब बच्चे ने क्या किया, जो बाहरी दुनिया है, ठीक है, उससे अब इंटरेक्शन करना स्टार्ट करता है, उसके साथ इंटरेक्शन होता है। तो अगर जो बाहरी वातावरण है, जो बाहरी चीजें, उनको इस तरह से बच्चों को समझाया जाए, उसके पाठ्यक्रम से निर्धारित करके समझाया जाए, तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेगा। उसके बाद आता है एक दूसरे से अंतर क्रिया करके, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर क्रिया करने का मतलब है, जैसे कि जो कॉन्सेप्ट होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है कि विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं। अब क्षेत्र कैसे हो सकते हैं? हो सकता है किसी के पेरेंट्स अलग बैकग्राउंड से हो, किसी दूसरे स्टेट से हो, डिफरेंट कल्चर हो सकता है, डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है, डिफरेंट वेशभूषा हो सकती है। तो वहां पर अंतर क्रिया करके बच्चा सीखता है। ये जो चीजें हैं, ये बाहरी वातावरण, मतलब एक जो वास्तविक दुनिया है, उनकी चीजें हैं, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट लेते हैं, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सीखना लक्ष्योन्मुखी है, ये सही है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है, या तो हिडन रहेगा या फिर हिडन नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है,
अनअधगम भी सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। अनअधगम का मतलब होता है अनलर्निंग। अनलर्निंग देखो क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे आपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, 2+2 सिखा रहे हैं जो कि होता है 4, लेकिन गलती से बच्चे ने याद कर लिया कि 2+2 5 होता है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। यहाँ पे 2+2 5 होता है। अगर यहाँ पर केवल लर्निंग पर फोकस करेंगे हम, तो ये कॉन्सेप्ट गलत रहेगा। वो हमेशा इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेगा कि 2+2 4 होता है, वो 5 होते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, जो बच्चे ने गलत सीखा है, अब हमें उसको अनलर्न कराना है। मतलब वो चीज बच्चा सुधार ले, उसको भूल के नई चीज सीखे, तो वहां पर कॉन्सेप्ट आएगा अनदगम का, अनलर्निंग का। इसके बाद जो ऑप्शन है डी, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही इसलिए है क्योंकि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, और ऐसा नहीं मानना चाहिए। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं होते हैं जहां अधिगम प्राप्त होता है। हो सकता है कि बच्चे के दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, चाचा चाची, जो घर वाले हैं, जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे भी तो बच्चा सीखता है, काफी चीजें सीखता है। तो केवल हम शैक्षिक संस्थान को ही एकमात्र स्थान नहीं मान सकते हैं शिक्षा का, हमें बाकी चीजों पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, प्राइमरी इंस्टीट्यूट और सेकेंडरी इंस्टीट्यूट की यहाँ पर बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को कराने में सहायता की जानी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो बात विद्यार्थी की हो रही है। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम क्या आती है। अब आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया कि ऐसा बच्चा है जो कि दृष्टिबाधित है। अब आपने क्या किया, माता पिता द्वारा उसके दैनिक कार्यों की सहायता की जानी चाहिए, लेकिन आपने ये जो वर्ड है विद्यार्थी, इस पर फोकस नहीं किया। जहां ये वर्ड आ गया विद्यार्थी, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं किसी संस्था से संबंध है जो कि लर्निंग कराती है। तो ये जो काम है ये उसके प्राइमरी स्टेट इंस्टीट्यूट होता है, जो घर होता है, उसमें आ जाता है। तो ये ऑप्शन तो तभी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए और निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अब देखिए डी ऑप्शन गलत है, निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। हो सकता है, देखो ये जरूरी है कि उन बच्चों पर ज्यादा, वो कहते हैं कि ज्यादा उनको दबा के नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि उनको करना ही करना, परफेक्ट चीजें करवाने में विश्वास, ऐसा नहीं। आपको लचीला बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है जो कि निचले स्तर के कार्य उन पर छूट। तो यहाँ पर जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाता है, ये गलत हो जाता है। अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आ रही है तो वहां पे ये होता है कि आपको जितने भी स्टूडेंट है क्लास में, आपको उनको समान दृष्टि से देखना है। अगर आप किसी एक स्टूडेंट के साथ विशेष व्यवहार करेंगे, ठीक है, तो बाकी बच्चों पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये गलत हो जाता है। ऑप्शन है बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ये ऑप्शन सही है। श्रव्य सीढ़ी का मतलब है जो जो कॉन्सेप्ट होता है ना आईटीसी का, जब यूज करते हैं ऑडियो विजुअल चीजें, जो लर्निंग मटेरियल होता है ऑडियो विजुअल, यहाँ पे हमें ऑडियो लर्निंग मटेरियल का यूज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे में प्रॉब्लम है विजन की, देखने में असमर्थता है, देखने में प्रॉब्लम है, तो वो सुनकर बेहतर सीख सकता है, इसीलिए जो श्रव्य सीढ़ी है उसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ऑप्शन भी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सोशियो साइकोलॉजिकल, ठीक है। अब आती है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य संगति की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। देखते हैं, संवेगात्मक सुरक्षा मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो संवेग है, जो इमोशंस है, उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी मिलने का मतलब ये है कि जो व्यवहार होता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो उनको उनके इमोशंस पर ध्यान नहीं देना है। जो उनमें इमोशंस आते हैं, जो संवेग आते हैं, उनका भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि उनको कैसे डील किया जाए। तो ये ऑप्शन सही रहता है। तो हमारे में यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो ये नेगेटिव हो जाता है। शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये ऑप्शन सही है। बात यहाँ पे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक की हो रही है, लेकिन ये तो यहाँ पे शरीर की बात हो रही है। ये तो पर्सनल है, जो पर्सनल लेवल पे बात यहाँ पे हो रही है, केवल शरीर की बात हो रही है। बट हमें क्या करना है, साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करनी है। ये तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर हो गया, तो ये ऑप्शन गलत होता है। सानिध्य की आवश्यकता है, ये ऑप्शन
बी गलत है, सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, ये जो सही ऑप्शन है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर, खेल का मैदान। अब देखते हैं, खेल का मैदान। खेल का मैदान इसलिए नहीं हो सकता यहाँ पर, खेल का मैदान हो सकता है स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में विद्यालय में खेल का मैदान है, तो ये ऑप्शन इस ऑप्शन के साथ चला जाएगा, मतलब कि इस ऑप्शन में ये पहले से ही आ रहा है। नेक्स्ट है घर। घर नहीं हो सकता, घर इसलिए नहीं हो सकता, घर में जो कल्चर है, घर में एक ही कल्चर हो सकता है, जो पेरेंट्स है माँ और पिता वो डिफरेंट बैकग्राउंड से डिफरेंट कल्चर से आते हो, लेकिन जो क्लास में वैरायटी ऑफ कल्चर है, जो वेरिएशन क्लास है, वो चीज घर में नहीं मिल सकती। जो क्या कहते हैं, जो अवसर क्लास में मिल सकते हैं, विद्यालय में मिल सकते हैं, वो अवसर घर में नहीं मिल सकते। तो ये सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन सभागार, ये गलत है। सभागार हो सकता है कि विद्यालय में हो, तो ये ऑप्शन विद्यालय में आ जाएगा। अब ऑप्शन बचता है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय की बात आ जा रही है, विद्यालय एंटिटी है, इसमें क्या होता है, इसमें सभागार होता है, खेल का मैदान होता है, लाइब्रेरी होती है, कक्षा होते हैं, कई सारे टीचर होते हैं, कई सारे बैकग्राउंड के लोग होते हैं, क्या करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब यहाँ पे देखें, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये नहीं। अभिप्रेरित की बात हो रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। विद्यार्थी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे उपचारात्मक कार्य, यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया है, जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो एक स्टूडेंट को लेकर है। यहाँ पर जो उपचारात्मक कार्य किया जा रहा है, यहाँ शिक्षक द्वारा किया जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। डी ऑप्शन गलत है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि लर्निंग अच्छे से हो रही है, हो सकता है कि बच्चे डर के माहौल में हो, डर की वजह से क्लास में ज्यादा हो, ये गलत है। कक्षा में एकदम खामोशी, कक्षा में एकदम खामोशी का मतलब है जो डेमोक्रेटिक क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है वो फेल हो रहा है, यहाँ पर बच्चों को स्वतंत्रता मिल ही नहीं रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन है बी, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ये ऑप्शन सही है। सही किस लिए है, जब कोई बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसका मतलब ये होता है कि बच्चा मोटिवेटेड है। अब मोटिवेटेड किस लिए है, मोटिवेटेड ये है कि जो क्वेश्चन है उसके मन में, जो क्वेश्चन है उसके मन में, उसका आंसर खोजना है उसे। अब वो आंसर खोजने के लिए वो सेल्फ मोटिवेटेड हुआ, ठीक है, मोटिवेशन उसको मिला, अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया टीचर में, टीचर से एक क्वेश्चन पुट कर लिया, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो प्रश्न पूछ रहा है, वो चीज आती है अभिप्रेरित शिक्षण से। तो ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये जो चीज है, ये जो क्वालिटी है, ये बुद्धिमान बच्चे की होती है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, करके चले आते हैं। यहाँ पे हमें नहीं लिखा है, लक्षण नहीं है, ये लक्षण तो है, तो ये लक्षण गलत होता है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये ऑप्शन गलत हो गया है, क्योंकि ये ऑप्शन सही है, ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है, बट हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, ये सही ऑप्शन है, इसलिए गलत हो जाता है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये ऑप्शन सही है। ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वालिटी है, वो एक बुद्धिमान बच्चे में नहीं होती है। अब नहीं होने का कारण ये है कि अगर बच्चा रटता रहेगा, अगर बच्चा रटता रहेगा, तो जो नई समस्याएं आती, जो नए क्वेश्चन आते, जो नए कॉन्सेप्ट आते हैं, उनको रटने की कोशिश करेगा समझने की अपेक्षा, बट समझने ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रटने की वजह। तो बुद्धिमान बच्चे में ये लक्षण नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, मतलब जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये कहा था प्याजे, ये प्याजे ने कहा था। तो आज में जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, 15 क्वेश्चन रखे हैं इसमें, और कोशिश की है कि जो भी ऑप्शन सही है तो वो क्यों सही है, गलत ऑप्शन है तो वो क्यों गलत है, इसको समझाने की एक कोशिश की है।
अगर ये पसंद आती है वीडियो आपको तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और इस तरह की वीडियो हम आगे भी लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।